Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas, and now I will be talking to you about the peasant uprising. In the lectures before this, we have already done the tribal uprising in lecture number 23, and then we talked about the civil uprisings in lecture number 22. Right. So we begin with the peasant uprising. Peasant uprising. So before I proceed ahead, just like lecture number 22 and 23, I would like to give you a certain background of why was their peasant uprising. Peasants आगे क्यों बढ़े? पेजेंट का मतलब किसान ही है, यही आपको यहीं पर समझना है. ठीक है जी. तो एक तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ऐसा कर पाएंगे, एंड द नंबर वन रीज़न इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी. देखिए, कुछ भी दुनिया में होता है वो उसके अंदर इकोनॉमिक्स तो जुड़ती ही है आके. इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट इन द वर्ल्ड, राइट. So we have the peasant uprising over here. Economics as the one of the factors. Poor economic policies by the Britishers. The second was the land revenue system. We see that the more or less the reasons of the peasant uprising or the civil uprising or tribal uprising were similar, right? They had different impacts on different people, leading to their respective revolts. Now, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कुछ चीज़ें हमें कॉमन मिलेंगी हर जगह के रिवोल्ट में, चाहे वो पेजेंट है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो ट्राइबल है. ठीक है जी. तो थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स का. ये हम पहले भी बात काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे इसकी वजह से सारी चीज़ें बढ़ गई थी. चाहे वो करप्शन था, चाहे वो एक्सेस टू जस्टिस था, वो स्लो हो गया या स्लो जस्टिस हो गया, या फिर कॉस्टली हो गया जस्टिस. तो ये सारी जो बातें हैं हम पहले भी इसके अंदर देख चुके हैं. पेजेंट अपराइजिंग का ये भी एक कारण बन जाएगा. चौथा कारण पेजेंट अपराइजिंग का बनेगा रूइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो इनका पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो सारा ख़त्म हो गया. तो पेजेंट को तो जल्दी असर होगा ही होगा. तो प्लस और क्या हुआ अब, क्योंकि सारी इंडस्ट्री उजाड़ दी गई है, होल ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, and because the land has been taken away by the Britishers, so there is less land, but the new generations are coming, less land and new generations are coming, so new generations are there, so this leads to overburdening of land, right? overburdening हो गई है land की इस वजह से. ठीक है. तो ये हो गया. अब जो peasants हैं, they have been left to the mercy of the ज़मींदार. जो peasant हैं वो कैसे थी, जो ज़मींदार होते थे वो क्या कहते थे, ज़मींदार वुड आस्क देम फॉर इलीगल ड्यूज. अरे मदर इंडिया नहीं देखी क्या आपने? हैव यू सीन मदर इंडिया मूवी? जो ज़मींदार होता है व्हाट इज ही डूइंग, ही इज आस्किंग द पेजेंट, जो बिरजू होता है उसके अंदर, फॉर इलीगल ड्यूज, जो द मनी दैट इट डज नॉट ओ टू हिम, राइट. एंड दे आर बेसिकली फोर्स्ड टू परफॉर्म बेगार. बेगार मीन्स बेगार, वन इज बैगर, वन इज बेगार. बेगार मीन्स दैट यू आर फोर्स्ड टू डू सम वर्क विदाउट पेइंग यू मनी, एनी मनी, राइट. Now, because of this, what happened that there were illegal dues from वर दे आस्क्ड बाय द ज़मींदार्स. ठीक है. तो जो वो इलीगल पैसा लेते थे, तो अब किसान के पास पैसा नहीं है, तो व्हाट दे वुड डू, दे वुड बोरो द मनी फ्रॉम. कहाँ से पैसा बोरो करते थे? फ्रॉम मनी लेंडर. ठीक है. फ्रॉम मनी लेंडर. इन्होंने मनी लेंडर से दे वुड टेक द मनी. किसको पे करने के लिए? ज़मींदार को. इलीगल ड्यूज बाय ज़मींदार यहाँ पे. ठीक है. तो अब यहाँ से दे हैव टेकन द मनी. तो ग्रेजुअली होता क्या था, जो कल्टीवेटर्स थे, द कल्टीवेटर्स दे टर्न इनटू, इवेंचुअली दे वर नॉट एबल टू पे, देयर ओनरशिप वाज टेकन अवे, सो द कल्टीवेटर्स बिकम द टेनेंट्स. ओनर जो होते हैं वही वहाँ पर ज़मीन के किराएदार बन जाते हैं मालिक से. ठीक है. ये हो रहा है. और या फिर उनको शेयर क्रॉपर बन जाते थे, या टेनेंट्स बन जाते थे, या वर्ड वॉज शेयर क्रॉपर. दे वुड हैव टू शेयर अ क्रॉप विद द पर्सन टू whom they had to pay money, or they would become landless laborers. They were not even tenants on their land, they were rather laborers. So such kinds of things led to peasant uprising, right? And the जो क्रॉप कैटल जो होती थी वो सब मनी लेंडर अपने पास ले जाता था. And all this, this led to peasant revolt or peasant uprising, because they believe that whosoever might be exploiting them, but their real enemy is colonial state. They did not really revolt against zamindar. They said ultimately it is the British or the bigger zamindar जिसकी वजह से we are having all the problem in the world over here, right? So these are this is the background in which all the revolts are happening here. Okay, now I would like to talk to you about the various revolts. तो इन जिन चीज़ों में आपसे अभी बात करने वाला हूँ, that will include, first of all let's talk about Indigo revolts, right? इंडिगो रिवोल्ट. ये एक पेज पे पूरा नहीं आएगा, मैं पहले ही आप सब लोगों को बता देता हूँ, सो यू कैन मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली.
Okay, indigo revolts. Okay, let me just put the line here. Okay, and then over here we will be writing the year, so I'll just put the line here, and then we will be talking about the area where it took place. So area is there. Okay, so rest we'll see whenever whatever comes. Okay, so we move to the first one. This is indigo revolts, and what is happening in this, we'll talk about that. So okay, so this happens, indigo revolt, they happen in the year 1859 to 18, this 1859-60, it is that time, right, immediately after a revolt of 1857, 1859 to 1860 ये जहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है. These are indigo revolts, or area, the area where they're happening, basically okay, so there's one more question over here which I would be talking is why. Okay, so why was a particular revolt revolt happening? So okay, why? Because why was indigo revolt happening? They see Europeans, they were forcing Indians to grow in the Mufsil area, या जिसको Mufsil area, MOFUSSIL, या इसको रूरल एरिया भी कह सकते हैं. दे प्राइजेज, दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो फोर्स किया जाता था, लेकिन प्राइजेज जो पे की जाती थी दोज वर वेरी लो. सो दे फॉट, यू नो, दे वर किडनैपिंग, दे वर अटैकिंग वुमेन, चिल्ड्रन, क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, एंड इवन यू वोंट बिलीव द लठियाल्स वर हायर्ड. लठियाल्स, LATHIYALS. The Lathials were hired by Europeans for against the indigo planters, right? And they were forced to plant indigo. They were not doing it independently, right? One was this, and the second was they were against the Teen Kathia system in Bihar and Bengal. Teen Kathia, right? तिन कठिया सिस्टम ऑफ बंगाल एंड बिहार, जिसके पीछे ये हो रहा था. एंड यहाँ पे दो इसके जो मेन लीडर्स हैं. ओके, लेट मी टॉक अबाउट लीडर्स ऑल्सो ओवर हेयर. लीडर्स, कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर? सो इसके अंदर जो मेन लीडर्स हैं वो यहाँ पर होंगे बिस्वास ब्रदर्स होंगे. आई जस्ट पुट इट हेयर, बिस्वास ब्रदर्स. Okay, they are the main leaders. And how it ends with the Indigo Inquiry Commission. There is one inquiry commission set up because of so much of violence involved against the indigo planters that that they had to appoint an inquiry commission. But remember one thing, that Indians were very peaceful. In fact, indigo revolt, they are also called the first satyagrah movement of India. So what is so special about this movement is it is also known as the something special is satyagrah, first satyagrah movement. In true sense, this was the first satyagrah movement of India, though the different people, though Gandhiji is basically given the credit for this. So this was the outcome of the inquiry commission was made. This was the outcome. And then what was something so special about it? This is what we are talking here. Okay, so this will be smooth after this. So we move ahead. After indigo, I would like to talk to you about very small one about which there is not much detail, and this is Ramsoi Peasant Force. Ramsoi, RAMSOI, Ramsoi Peasant Force. And where was this? This was in Maharashtra area, right? And this thing, the main leader of this was Vasudev Balwant Phadke, right? Important name. This has been asked in paper. Vasudev Balwant Phadke, whatever is the pronunciation. Okay, and this was happening in the year 1879, and this is this person Vasudev Balwant Phadke ji, he is recognized as the father of the modern Indian revolutionary terrorists. Revolutionary terrorists जो होते थे उनका father के shape में देखा कि इतनी important ये रही है, ठीक है. अब अगर बात करें जो कि इस टाइम पे रिवोल्ट्स हो रहे थे पेजेंट्स के टाइम पे, इनको हम थोड़ा सा एरिया वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे. एंड अगर हम बात करें ऑल द रिवोल्ट्स इन डेक्कन, ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअली 1875 के अंदर डेक्कन, वी टॉकिंग अबाउट द रिवोल्ट्स इन डेक्कन, ये तो कुछ स्पेसिफिक थे ऊपर, नाउ वी टॉकिंग अबाउट डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है. आफ्टर डेक्कन देयर विल बी फुल फ्लेज डिस्कशन ऑन द रिवोल्ट्स इन बंगाल, एंड देन आई वुड टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट्स इन जनरल, एंड देन विल रैप अप द लेक्चर. ओके,
So what was happening in Deccan? First of all, there were riots in Bombay Presidency. Okay, so area where it was happening was main area in Deccan was Bombay Presidency, जहाँ पर riots हुए थे. And this was so because it was against the exploitation of Marwadi money lenders. Okay, and it was a armed rebellion, and this was under this person only is the same person, Ram Soi, and this person do this is Vasudev Balwant Phadke, जिनके नीचे ही ऐसा हो रहा था. एंड इन 1879 डेक्कन पेजेंट रिलीफ एक्ट एक पास हुआ था. ओके, तो इसका आउटकम क्या था? डेक्कन पेजेंट रिलीफ एक्ट, डेक्कन पेजेंट रिलीफ एक्ट. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट प्रोवाइडेड फॉर गारंटीज. जो ये एक्ट था, ठीक है, कि जो द पेजेंट द प्रॉपर्टीज दे ओन दे हैड द प्रोप्राइटरशिप ओवर द सॉइल ऑफ द लैंड एंड दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग एंड लेंडिंग. ये कुछ हुआ था इस एक्ट के नीचे, राइट. Nothing as such important, and what is more important is the revolts in Bengal, जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे. ठीक है जी. तो बात करते हैं बंगाल के अंदर जो रिवोल्ट्स हैं उनके बारे में. तो वहाँ क्या हो रहा है रिवोल्ट्स इन बंगाल के अंदर? जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी आती है वो यहाँ पर एक आती है, एक हेमचंद्र कर की स्टोरी. हेमचंद्र कार इनकी स्टोरी आती है, ठीक है. एंड आई विल नॉट गो इनटू द कंप्लीट स्टोरी क्योंकि दिस इज नॉट एज सच ऑफ एनी इंपॉर्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट इफ यू वांट टू गो थ्रू द स्टोरी इज मेंशन्ड इन बिपिन चंद्र इन क्वाइट अ डिटेल, राइट. बट आई विल टेल यू द स्टोरी विच इज एनफ फॉर योर पेपर. ओके, सो दिस पर्सन वॉज अ डिप्टी मैजिस्ट्रेट एंड ही published a proclamation in favor of indigo riots. So this was a deputy magistrate and he gave a publication in favor of indigo riots. ठीक है, publication favoring indigo riots. Okay, तो अब होता है क्या, जो व्हाट इज रियाद बाय द वे, डू यू नो दिस? रियाद का मीनिंग क्या होता है? रियाद के लिए और भी कुछ वर्ड्स होते हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू रियाद फर्स्ट बिफोर आई प्रोसीड अहेड. रियाद को आप रैयत भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट रावत ऑल्सो. सो वेरियस वर्ड्स फॉर द सेम टर्म, राइट. ये एक इकोनॉमिक टर्म है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, इट्स एन इकोनॉमिक टर्म एंड इट इज़ यूज थ्रू आउट इंडिया फॉर पेजेंट कल्टिवेटर्स, राइट. थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके ये पेजेंट कल्टीवेटर के लिए ये यूज़ की जाती है जो ये टर्म है. ओके, और जब ज़मींदार होता है वो तो लैंडलॉर्ड होता है, ज़मींदार वर लैंडलॉर्ड, राइट. जो रियास होते हैं दे वर प्राइमरली डिफाइंड एज समवन who has acquired a right to hold land for the purpose of cultivating it, right. Whether alone और चाहे members involved हो family के, whether it's servants or partners, anyone is involved, right. So it's a person who's acquired land for purpose of cultivation, acquired land फॉर कल्टिवेशन. ये ही इसकी डेफिनेशन है रियात की. और इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वेल, आगे जाके भी चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान रहेगा, राइट. एंड इट ऑल्सो, ये जो रियात के राइट्स होते थे ये सक्सेशन के भी राइट्स इसी के अंदर होते थे. तो ये होता है रियात. अब हुआ क्या, चारों तरफ अचानक से इस टाइम पे एक अफवाह फैल गई. देयर वाज अ र्यूमर अराउंड, राइट, दैट in fact in rumor क्या, there was a real news around that at that time what was happening, that all peasants felt that time to overthrow the system had come, right. Everyone felt so that there was general common feeling among the people. What was the common feeling? That the time to overthrow British has come, time to overthrow British, and everyone, time to overthrow British, right. तो वो आ गया सबको, everyone started feeling that. So what did they do? As they thought that even why were they feeling this? Because this district magistrate, even he was supporting all these people. So they thought that right time has come. And you know, planters they couldn't, but these जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे, अब प्लांटर जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले यूज़ कर रहा था वो था एक किसान के लिए, लेकिन नॉर्मली जो प्लांटर्स वर्ड यूज़ होता है वो है कि जो किसान, जो ज़मीन का मालिक है. रियात तो वहाँ खेती कर रहा है जाके, रियात इज जस्ट प्लांटिंग देयर, बट द प्लांटर इज द वन हुज द ओनर, राइट. So the indigo planters, they could not stand against the planters. They lost against the riots because they were united. The riots were united now, right. And because of this, what happened, that factories started closing.
द इंडिगो फैक्ट्रीज स्टार्टेड क्लोजिंग, इसकी वजह से। और उस वजह से क्या हुआ, और जब 1860 आ गया, बाय द एंड ऑफ द 1860 जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो प्लांटेशन थी, इंडिगो वो इंडिया के अंदर ख़त्म हो गई थी, ये हुआ था इसके अंदर, ठीक है। ये हेमचंद्रकर की कहानी इज नॉट समथिंग इन विच आई वुड लाइक यू टू गो इन टू डिटेल, बट स्टिल इट्स योर विश इफ यू वांट टू, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। So these riots, something I would like to tell you about these riots. And these riots, what is so special? These riots, they were very disciplined. Number one, right? Even though doesn't mean that even if they were, just the peasants, even then they were disciplined, right? And then Hindu-Muslim unity was there. Hindu and Muslims, see, throughout history, I have repeated it so many times in my lecture that Hindus and Muslims were united. It is the present day politics which is dividing Hindus and Muslims. But in truth, Hindus and Muslims were united, right? And then Intelligentsia of Bengal was also supporting them. They were helping them realize what is wrong with them. In fact, if you see, there is a person, there was a newspaper called Hindu, right? HINDOO. Now, Hindu, in this the newspaper, it had an editor जिनका नाम था, I remember this name, Harish Chandra Mukherjee. Okay. तो इनका ये नाम था, जो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ही पब्लिश्ड एवरीथिंग अबाउट इंडिगो रिवोल्ट। सो एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दीन बंधु मित्र के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, क्या नाम का, नील दर्पण, ओके, नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्र, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम, एंड इट वाज अ प्ले अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है, जो यहाँ पर हो रहा था। तो दिस वॉज हैपनिंग इन बंगाल। एक तो हेमचंद्र कर वाली जो एक, दिस इज लाइक वन स्टोरी अबाउट हेम, रिवोल्ट्स इन बंगाल, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। सेकेंड स्टोरी अबाउट इज अबाउट पबना अपराइजिंग। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन पेपर मेनी अ टाइम्स। पबना, ओके, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, पबना अपराइजिंग, ओके। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस, दैट see, this started in 1872 for your information, right? Just in case anyone is curious. And obviously this was again against the same thing, same story, revenue policy of how the rent is collected, and and this was particularly against by collection of rent by zamindar when there was agricultural prices were falling, right? Agricultural जो प्राइजेस थी, they were falling, and even then the rent was collected in a very cruel manner, rent collected. So this was a revolt against this. Imagine how cruelly rent must have been collected, कितने गंदे तरीके से इकट्ठा करते होंगे, रेंट की अपराइजिंग हो गई, ठीक है। और ये एंड कैसे हुआ इसके अंदर, इस रिपोर्ट का एंड यही था कि ब्रिटिशर्स हैड टू गिव गारंटी कि डोंट वरी, वी विल सपोर्ट यू, यू हैव द राइट ओवर सॉयल, यू डोंट हैव टू गिव रेंट्स, ऐसी ऐसी कुछ बातें करके उन्होंने बात को गोलमोल करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट का जो अगर ओवरऑल, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इट, जो एक ओवरऑल सीन यहाँ पे बनता है, ओके, ओवरऑल सीन ये बन रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इट वॉज नॉट एज severe in case of peasant uprising as it was for civil and tribal, ठीक है। पहले की तरह इतना severe नहीं था, not that severe, right? And this time commissions were set up, right? And decided that it was finally decided that कि जो riots हैं, they cannot be forced to plant indigo, कि indigo plant ये धक्का नहीं कर सकते आपके साथ, right? एंड इवन ज़मींदार वर स्केयर्ड ऑफ यूनाइटेड पेजेंट। सो दूसरा इम्पैक्ट इसका ये हो रहा था कि जो ज़मींदार है, इवन ही इज स्केयर्ड ऑफ द यूनाइटेड रियॉस और द यूनाइटेड पेजेंट। एंड इनफैक्ट मैनी अ टाइम ज़मींदार जो होते थे, दे रिटर्न द लैंड ऑन देयर ओन, राइट? सो ज़मींदार इज स्केयर्ड। ये हो रहा है सिविल अपराइजिंग से। एंड सम मोर इंटेलिजेंशिया लीडर्स ऑल्सो कम ओवर हेयर। सो जो कौन से वो इंटेलिजेंशिया का लीडर है जो यहाँ पर काम करेंगे, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो इंटेलिजेंशिया इन्वॉल्व, ठीक है, वो कौन से लोग थे उनके बारे में बात करेंगे, कुछ नाम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब बंगाल टेनेंसी बिल आया था, तो द इंडियन एसोसिएशन जो था, उन्होंने डिस्कस किया था, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंडर था।
तो और आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली, दे कैंपेड इन फेवर ऑफ द रियात एंड इन फेवर ऑफ द रेंट बिल, ठीक है। तो जो इंडियन एसोसिएशन थी, इसके बारे में यू शुड रिमेंबर, आई हैव गिवन अ चार्ट ऑल्सो ऑन माई वेबसाइट अर्लियर, आई विल बी रेफरिंग टू दैम अगेन एंड अगेन। तो इंडियन एसोसिएशन जो थी, इसके लीडर कौन थे? एक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दूसरे थे आनंद मोहन बोस, और तीसरे थे इसके द्वारकानाथ गांगुली, राइट, ठीक है। तो ये इसके तीन मेन लीडर थे, पहले हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली, इंडियन एसोसिएशन के। इन्होंने डिस्कस किया था टेनेंसी बिल को, एंड दे इवन ये तो बिल के बियॉन्ड भी चले गए, ये तो गवर्नमेंट को ये भी कहते, दे वेंट बियॉन्ड द बिल एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू फिक्स अ रेंट एज द बिल वुड कॉन्फर ऑक्यूपेंसी राइट्स, ठीक है ना, ओवर नॉन कल्टिवेटर्स। इट वुड लीड टू ग्रोथ ऑफ मिडल मैन, यानी कि जोतेदार होते थे, जो मिडल मैन होते थे। तो इसलिए अगर आपको बात नहीं समझी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, दे वेंट फर्दर देन द बिल, जो इस बिल के अंदर था। कौन सा बिल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ? दिस इज नोन एज द बंगाल टेनेंसी बिल, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बंगाल tenancy bill. So these people went beyond the bill actually. They even said that, what did they ask for? Permanent fixation of the rent. Why? Because the bill would confer occupancy rights over non-cultivator. जो cultivate नहीं कर रहा उसके पास occupancy के right आ गए, and it would lead to growth of middlemen, जैसे कि जोतेदार। इसलिए इसे बचाने के लिए इंटेलिजेंस के इस तरीके से beyond चलेगी, right? So this was like one group of intelligent people involved, and then there were more people involved. For example, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा के जो लीडर थे इस टाइम पे एम जी रानाडे, ठीक है जी, एम जी रानाडे जी, ही हैड अ बिग रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड दिस रिवोल्ट अगेंस्ट इन फेवर ऑफ द पेजेंट्स, राइट, एंड दिस वाज अ पूना सार्वजनिक सभा बाय एम जी रानाडे। यहाँ पर ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हिस्ट्री के पेपर में इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर यू हैव टू मेंशन फ्यू नेम्स। हिस्ट्री के अंदर मार्क्स लाने के दो ही तरीके हैं, एक तो कंसेप्ट बताइए, एक अपना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी नंबर आते हैं। ओके, सो इंटेलिजेंसिया कैसे इन्वॉल्व था? एक तो इंडियन एसोसिएशन था विच वॉज अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड द्वारकानाथ गांगुली, ठीक है, सुरेंद्र बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, एंड देन देयर वाज पूना सार्वजनिक सभा अंडर एम जी रानाडे। ओके, so this was about it, and now I will talk to you about the last topic after which this lecture will end, and that is the nature of the peasant movements. Nature, इनकी overall what was the nature of the peasant movements in general, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। so nature कैसी थी in general? number one is that जो peasant थे आफ्टर 57, जितने रिवोल्ट पेजेंट रिवोल्ट आफ्टर 57 होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे वर इंस्टिंक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस थे। स्पॉन्टेनियसिटी का एलिमेंट था, स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्टिव। ये लोकल थे, ये कोई ये नहीं कि पूरे इंडिया के सारे पेजेंट इकट्ठे होकर आ गए थे, ठीक है। हाँ, हालांकि सारे अलग अलग टाइम पर ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट चला रहे हों, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो पता लगती है कि जो पेजेंट था वो ही वॉज नाउ मोर अवेयर। पेजेंट को ज़्यादा बातें अब पता थी अबाउट विज़ अवी हिज लीगल राइट्स को। ही न्यू हिज राइट्स नाउ, लीगल राइट्स उसको पता लग गए, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे वुड एजर्ट दीज राइट्स वेदर इनसाइड द कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट। कुछ वीकनेस ज़रूर थी प्रेजेंट मूवमेंट की, और वो वीकनेस के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कॉलोनियल रूल वेल, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स उनकी एक्सप्लॉयटेशन एग्जैक्टली कर कैसे रहे उनको अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया। कॉलोनियल रूल, दे हैड नो आइडियोलॉजी। Okay, so what after Britishers agree to your demand? What after that? There was no ideology of theirs, right? And they struggle confined to ओल्ड सोसाइटल ऑर्डर, राइट। सोसाइटल ऑर्डर नहीं उनके अंदर चेंज हुआ था, अब भी जो बैकवर्ड है बैकवर्ड ही रह गए। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ ही लोग इन्वॉल्व थे, रिवोल्ट उतने मैसिव नहीं हो पाए जितने हो सकते थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आई विल टेल यू दैट समवेयर ब्रिटिशर्स कंसिलिएटेड एंड काम्ड देम, उनको शांत कर दिया। एंड ब्रिटिशर्स दे आइदर कंसिलिएटेड, समझा बुझा के, कुछ थोड़ी सी बात मान के, बाय टॉकिंग टू देम एंड बाय लिटिल एग्रीमेंट विद देम, दैट इज बाय कंसिलिएशन। एंड इफ ब्रिटिशर्स न्यू दैट कंसिलिएशन डिडंट वर्क, दे वुड यूज द स्टिक एंड दे वुड there would be violence, oppressive forces, right? So most of the peasant problems we'll see that they were overcome later on. That is the conclusion of it. So conclusion is that there were few issues, right? Generally it was spontaneous
and then most of the problems were overcome. And finally the conclusion is that this had inspiration for generations to come. Okay, so ऐसी बातें ज़रूर अपने आंसर के अंदर लिखिए दैट दिस वाज एन इंस्पिरेशन टू कम. एंड विद दिस हमारा जो ये पूरा टॉपिक है अपराइजिंग्स का, चाहे वो ट्राइबल है, सिविल है या पेजेंट है, वो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है. ओके, सो बिफोर आई एंड द लेक्चर आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़. इससे क्या होगा, हाउ इट विल बेनिफिट यू is that video will directly come to your email and you will get to know that if a new email has been posted or not. You don't have to come again and again unnecessarily to YouTube. Okay, number one. Number two that I would like you to do is to share the video with other people, spread the word, because when you share it I get encouraged to make better videos. So that is all for now and thank you for watching.